नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली करंट अफेयर्स के इस एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप मेरे पीछे बैंकिंग ब्लूप्रिंट नाम का मेरा एक नया कोर्स देख रहे हैं। ये कोर्स 4 मई से सुबह 6 बजे स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप अनअकैडमी प्लस के यूजर्स हो तो वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 4 मई सुबह 6 बजे से पूरी बेसिक से बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे। और अगर अनअकैडमी यूजर नहीं है, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्राइबर नहीं है, तब भी आप मेरे इंडिविजुअल कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल मैं क्लास के एंड में आपको दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं, फर्दर चलते हैं। आज है 2 मई 2023, राइट। और ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है। अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो पहली बार, तो मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @KKatpal सर्च करके, जहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ्स एंड अपडेट्स मिल जाएंगी। और मैं आपको यहां पर अनअकैडमी पे JIB की क्लासेस, DBF की क्लासेस भी कराता हूं। तो सिलेक्शन के साथ भी, सिलेक्शन के बाद भी मेरा ये कंसेप्ट है, यानी कि सिलेक्शन के साथ भी आपके साथ रहूंगा और सिलेक्शन के बाद भी, बैंकर बनने के बाद जैब की क्लासेस आपके लिए लेता रहूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक से खबर आती हुई RBI का एक डाटा आया है, RBI की एक रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डाटा दिया है वो दिया है क्रेडिट ग्रोथ का। क्रेडिट ग्रोथ से क्या समझते हैं आप? क्रेडिट ग्रोथ का मतलब होता है आपका लोन जिनको हम कहते हैं लोन्स एडवांसेस कहते हैं, उनको बैंकिंग भाषा में हम क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन्स एडवांसेस में कितनी ग्रोथ हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में एक डाटा पेश किया गया है। और यह डाटा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट मार्च 2023, ये रिपोर्ट का यहां पर टाइटल आया है, जिसमें उन्होंने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है टोटल ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ जो है 15.4% देखने को मिली है इन फाइनेंशियल ईयर 23 इन कंपैरिजन टू द 9.7% इन फाइनेंशियल ईयर 22। जो बैंक्स हैं उसमें यहां पर कंपैरेटिवली पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में 15.4% की ग्रोथ हुई है लोन्स एंड एडवांसेस में। अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि उसने कंपैरिजन किया उससे पिछले साल का, ग्रोथ तब हुई थी 9.7%, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लोगों ने लोन ज्यादा लिया है कंपैरेटिवली टू दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहां पर 15.4% इंक्रीज देखने को मिला है ओवरऑल आपका लोन्स एंड एडवांसेस के फिगर में फाइनेंशियल ईयर 23 में, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के समय को हम फाइनेंशियल ईयर 23 से डिनोट करते हैं। और उसी दौरान यहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार 15.4% इंक्रीज हुआ है आपका लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई आपकी ओवरऑल। यहां पर ओवरऑल एक ग्रोथ मैंने आपको बता दी। इसमें एक और शब्द लिखा है दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यहां पर क्या शो करता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो कि यहां पर RBI के सेकंड शेड्यूल, RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में यहां पर डिफाइन किए गए हैं। कोई भी बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन सकता है अगर वो 2 कंडीशंस जो हैं, जो सेकंड शेड्यूल में दे रखी हैं RBI एक्ट के, उनको पूरा करता है। तो पहली कंडीशन ये है कि उस पर्टिकुलर बैंक की पेड अप कैपिटल एंड द रिजर्व्स 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज, द पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ दैट बैंक शुड बी मिनिमम 5 लाख रुपीज। और दूसरी कंडीशन है दैट बैंक शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी की जाती हैं तो कोई भी बैंक यहां पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन 5 लाख रुपए उसकी पेड अप कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कार्य कर रहा हो। इन दोनों कंडीशंस को पूरा करके कोई भी बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बन सकता है। अब क्या इंडिया में सिर्फ 5 लाख रुपए तो बहुत कम पूंजी है, कोई भी बैंक पेड अप कैपिटल रिजर्व जो है 5 लाख रुपए कर ही लेगा, तो क्या सिर्फ इंडिया में सारे बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है? नहीं, इंडिया में सारे बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं है। कुछ चुनिंदा ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो कि यहां पर शेड्यूल वाली कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 5 लाख के बहुत ही छोटे बैंक्स हैं, 1-2 ब्रांचेस हैं, 1-2 गांवों में हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती, तो इसलिए वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं।
दूसरी चीज, अगर कोई भी बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं बनता है तो फिर उसको क्या नुकसान है या फिर क्या फायदा है किसी को भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ना बनने का, या फिर उसको नुकसान है तो क्या नुकसान है? उसको यहां पर फायदे से ज्यादा नुकसान ही है। क्यों नुकसान है? अगर आप एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं तो आरबीआई के द्वारा आपको दो फैसिलिटीज दी जाती हैं। उनमें से पहली फैसिलिटी है आरबीआई आपको रेमिटेंस फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। रेमिटेंस फैसिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो आप इसीलिए कर पा रहे हैं कि आपका बैंक जो है एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अगर आपका बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं हो तो आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, वेदर इट्स थ्रू आरटीजीएस और एनईएफटी और द यूपीआई और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपका बैंक आपको वो फैसिलिटी नहीं उपलब्ध कराएगा अगर वो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं है तो। दूसरा फायदा आता है रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी। अगर यहां पर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसमें यहां पर आपको यह कहा जाता है कि बैंक से यहां पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसा ले लेते हैं ताकि वो आगे फर्दर पैसा दे सके। तो वही फैसिलिटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल और केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को उपलब्ध करवाता है। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो ये दो कंडीशंस मैंने आपको बताई जिनकी वजह से यहां पर एक बैंक जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन सकता है, और उनके फायदे क्या है किसी बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनने के। तो केवल और केवल यहां पर जो डाटा दे रखा है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का डाटा दे रखा है, वो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का डाटा नहीं दे रखा है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, छप गया होगा माइंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जो नीचे दे रखा है वो सेगमेंट वाइज दे रखा है, यानी कि लोन के प्रकार के हिसाब से दे रखा है, टाइप ऑफ लोन के हिसाब से दे रखा है। पर्सनल लोन सबसे पहले है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन यहां पर ग्रोथ रेट दिखाता है 20.6% की यहां पर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहां पर आपका पर्सनल लोन होते हैं आप जो यहां पर अपनी सैलरी के अगेंस्ट लोन लेते हो। पर्सनल लोन यहां पर सैलरी अगेंस्ट मिलते हैं आपको, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो पर्सनल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपैरेटिवली टू द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज आपको यहां पर कम देना पड़ता है, और यह पर्सनल लोन बिना किसी सिक्योरिटी के आपको दिया जाता है। ये पर्सनल लोन को आप कंफ्यूज मत करना, जो बिजनेस लोन आपको मुद्रा के अंडर दिए जाते हैं वो नहीं होते पर्सनल लोन। पर्सनल लोन आपको दिया जाता है आपकी पर्सनल इनकम के बेस पर, आपकी सैलरी के बेस पर, उसके बेस पर आपको बैंक्स जो है वो यहां पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। दोज आर दी पर्सनल लोन। क्रेडिट ग्रोथ टू द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि जैसे मैं अभी आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर लोन दिया गया है तो उसमें यहां पर 19.8% की बढ़ोतरी वृद्धि देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू द 8.7% जो कि प्रीवियस ईयर था। यानी कि सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ आया है, पर्सनल लोन में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। अब सर्विस सेक्टर में लोन, मान लीजिए मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो मुझे ये बोर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए। अब इस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक में जाऊंगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट जो भी है, इनकम प्रूफ वगैरह जो भी बैंक की फॉर्मेलिटीज है उसको सबमिट कराऊंगा, और बैंक अगर उसको समझ लगती है तो वो मुझे लोन दे देगा। तो दैट मींस बैंक जो है वो एक सर्विस सेक्टर वाले बंदे को लोन दे रहा है। तो वैसे लोन्स यहां पर सर्विस सेक्टर के अंडर आएंगे। मतलब मैंने जस्ट एक सर्विस का एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो अपने आसपास आप देख सकते हैं। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटी, यहां पर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो यह भी यहां पर 15.4% से यहां पर इंक्रीज हुआ है एग्रीकल्चर के फील्ड में। पिछली बार यहां पर यह 9.9% था। ठीक है, ओके, सो ये चीज यहां पर आपकी आ गई, दैट इज द शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। अभी अगले पेज पर भी डाटा अवेलेबल है, अगले पेज का डाटा भी यहां पर लेकर चलूंगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपकी उपलब्ध है। यहां पर क्या क्या याद करना है इस पेज पे? इस पेज पे आपको याद करना है 15.4% यहां पर याद रखना है। पिछले वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, अगर याद होता है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कुछ सोच रहे कि सर इतना कैसे करेंगे, अगर वैसी सोच है, थोड़ी सी नेगेटिव में सोच है, फिर चाहे छोड़ देना, लेकिन मैं कहूंगा कि ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। ये सारे के सारे आपको डाटा जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे।
ठीक है, तो यहां पर एक बढ़िया सा यहां पर आपका क्वेश्चन बन रहा है, एक ओवरऑल का, पर्सनल लोन का, आपका सर्विस सेक्टर के लोन का और एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज का। ठीक है, अगले पेज पर भी कुछ डाटा है। क्रेडिट टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को मैंने लोन दिया है, यानी कि इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह को लोन दिया है, उसमें 5.7% इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछली बार ये 7.5% था, यानी कि ये डिक्लाइन देखने को यहां पर मिला है। यानी कि इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया गया उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि इंडस्ट्रीज ने इतना ज्यादा लोन नहीं मांगा है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इंडस्ट्रीज का जो लोन है वो डिक्लाइन क्यों हुआ है? मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर दूंगा, देखते हैं आप में से कोई इसका उत्तर दे पाता है कि नहीं दे पाता। क्रेडिट टू लार्ज इंडस्ट्रीज रोज बाय 3% इन फाइनेंशियल 23 कंपैरिजन टू दी 2%। अगर मैं इंडस्ट्रीज में लार्ज इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वो यहां पर इंक्रीज हुआ है, वो 2 से 3% हुआ है। मीडियम इंडस्ट्री में 19.6% हुआ है, एज अगेंस्ट 54.4% इन फाइनेंशियल ईयर 23। ह्यूज डिक्लाइन। अगर मीडियम इंडस्ट्री, मझली इंडस्ट्री, मध्यम इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वो 54.4% ग्रोथ देखने को मिला था और ये 19.6% ग्रोथ देखने को मिला था। और अगर मैं एमएससी की बात करूं तो यहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है, 12.3% हुआ इन कंपैरिजन टू द 23% इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो यहां पर केवल और केवल थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, 2 का 3%, बाकी सारा का सारा डिक्लाइन है। और ओवरऑल इंडस्ट्री को लोन, जो तीनों का यहां पर पार्ट ओवरऑल है, ऊपर दे रखा है, वो यहां पर ओवरऑल इतना ह्यूज डिक्लाइन आपको समझ में आया है। ओके, तो ये यहां पर आपका पूरा का पूरा डाटा यहां पर मैंने आपको दिया है। कोई समझदार व्यक्ति मेरे उत्तर का आंसर दे सकता है तो बताइए जरूर, मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तर का। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट डेट 1 अप्रैल 1935 है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं और ये डिप्टी गवर्नर्स हैं आपके 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है एक बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये बड़ा ही प्यारा। ठीक है, तो अच्छे से इस पूरी न्यूज को याद रख लेना। ओके, एनीवन, किसी ने दिया रिप्लाई, देखते हैं। DICD से सभी को ही मिलता है, उसमें क्या कोई फर्क नहीं, ये मंथ नहीं है, एनुअल। अरे बच्चा, एनुअल दे रखा है ना डाटा, मंथ कैसे है? मंथ कहीं लिखा थोड़ी ना होगा। ड्यू टू अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिक्स, लो डिमांड, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लो प्रोडक्टिविटी, हाई इन्फ्लेशन, लो डिमांड, इन्फ्लेशन, डिमांड, लो डिमांड, रेपो रेट, कोरोना। आरबी ग्रेड बी का कोर्स कब लॉन्च हो रहा है? अच्छा, हाँ, वो इस वीक में प्लान्ड है, मतलब कि अनाउंस हो जाएगा। बाकी मतलब इस वीक में मैं बता दूंगा यार क्या उसका ना सीन क्या है। लो डिमांड, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों की तरफ से एक ही भाषा में मुझे मिल रहा है आंसर, है ना, और वो मिल रहा है आपका कि लो डिमांड, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ हद तक आप सही हो, बहुत अच्छी बात है, मतलब एटलीस्ट आपने वो सोची। ठीक है, मैं मान लीजिए एज ए इंटरव्यू पैनल मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये वाला, तो आपका आंसर हाँ कुछ हद तक सही है। थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करते, थोड़ा सा उसको आंसर को और शार्प करते हैं, है ना। अब कैसे होगा शार्प? ठीक है, देखो क्या हुआ था कि पिछले सालों में, पिछले दिनों में यहां पर हमारे पास अब चलो, तुमने लो डिमांड पूछा ना, मैं इसके बाद वैसे क्वेश्चन का आंसर मैं वेट तो नहीं करूंगा, मैं तुमसे वैसे सोच आगे कॉन्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं कि तुमने कहा कि लो डिमांड, रेपो रेट, इन्फ्लेशन की वजह से यहां पर ये लो डिमांड की यहां पर इंडस्ट्रीज ने यहां पर लोन की, लेकिन ये तो यहां पर इंक्रीज हुआ, ओवरऑल ग्रोथ रेट तो इंक्रीज हुआ, तो फिर ये क्यों हुआ इंक्रीज? ये डिक्लाइन हुआ लेकिन ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसका क्या कारण है? थोड़ा सोचना, शायद इसका उत्तर आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने शायद क्वेश्चन तब आधा बोला था, मैंने ये बोलना चाहिए था ये डिक्लाइन हुआ तो वो इंक्रीज क्यों हुआ, फिर शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री या ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है वो यहां पर डिमांड करती है, किस चीज की? पैसे की डिमांड करती है, या फिर उसको नई इंडस्ट्री किसी को लगानी है तो पैसे की डिमांड करेगा। पैसे की डिमांड के लिए वो कहां जाएगा? या तो खुद के सोर्सेज है उसके पास, है ना,
खुद की जेब से पैसा लगाएगा, रिश्तेदारों से लेकर आएगा, या फिर एक और सोर्स है हमारा बैंक है, हमारे बैंक के पास आएगा लोन लेने के लिए। अब जब बैंक के पास वो लोन लेने गया तो पिछले कुछ साल में यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ड्यू टू बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहां पर हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया और अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिसी रेट्स है, जो उनको इंक्रीज किया। उन पॉलिसी रेट के इंक्रीज होने की वजह से सभी बैंक्स के जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है RRLLR उनमें इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से बैंक्स के जो लोन के इंटरेस्ट रेट है उनमें काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, उनमें काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला था। अब आपको लोन पहले से महंगा मिल रहा है। अब जब लोन आपको पहले से महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियस है आप लोन लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, आप कोई और अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढेंगे कि जहां से मुझे लोन जो है या फिर मुझे पैसा जो है मिल सकता है। तो ये तो वन ऑफ द रीजन था जिस वजह से यहां पर आपको ये ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिला है। नई इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं लग रही थी क्योंकि पीछे से ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से सभी जगह पर पैसे की कमी थी और पैसा मिल नहीं रहा था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही थी, बैंक के लोन महंगे हो रहे थे। तो किसी पर्सन ने नए बिजनेस में आने की सोच ही नहीं रहा था। उसको पता था कि अगर मैं नए बिजनेस में आऊंगा तो क्या पता मेरा काम चले ना चले। अब आप थोड़ी सी अपनी सोच को भी बड़ा करो। मैं यहां पर नए बिजनेस में आने की बात से मेरा मतलब यह नहीं है कि पड़ोस में किराने की दुकान खुल गई। सर मेरे पड़ोस में तो 10 किराने की दुकानें खुल चुकी हैं सर पिछले 2 सालों में, आप कह रहे हो बिजनेस नहीं खोल रहा। मैं भाई यहां पर किराने की दुकानों की बात नहीं कर रहा, मैं सब्जी की दुकानों की बात नहीं कर रहा, ठेलों की बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर कर रहा हूं बड़ी इंडस्ट्रीज जो करोड़ों रुपए लगाकर जहां पर एस्टेब्लिश होती हैं, जिनमें ऐसा सामान बनाया जाता है जो एक्सपोर्ट होता है, बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, जो हमारे जीडीपी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनता है, बहुत बड़ा चंक बनता है। मैं उन इंडस्ट्रीज की यहां पर बात कर रहा हूं। वो इंडस्ट्रीज यहां पर रिस्ट्रिक्ट हुई, वो इंडस्ट्रीज लगनी बंद हुई, इसलिए यहां पर उनका लोन की डिमांड भी यहां पर कम देखने को मिली। और लोन की डिमांड क्यों कम मिली थी? क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा दिया था। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि उसने अपना इंडस्ट्री को लगाने का प्लान जो था पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू मैनी रीजन, जिनमें से एक रीजन यहां पर लोन महंगा मिलना भी था। ठीक है, तो लोन महंगा मिला, उसने नहीं मांगा। अब यहां पर मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि सर इनका लोन तो महंगा हो गया, इसलिए तो लोन तो ये भी महंगा हुआ था, पर्सनल लोन भी तो महंगा हुआ था सर, सर्विस सेक्टर का लोन भी तो महंगा हुआ सर, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज के लोन ये तो चलो सेम रहते हैं, इनके भी तो हुए सर, महंगे लोन तो सभी के सभी हुए। तो यहां पर बात आती है कि थोड़ा लोन की, एक आप जब बैंक में जाकर 2 लाख का लोन लेते हैं और एक आप बैंक में जाकर जब 20 करोड़ का लोन देते हैं, तो ब्याज भाई साहब उस पे मान लीजिए आपको 2 लाख के लोन पे पहले आपको ब्याज देना पड़ रहा था 8%, अब आपको ब्याज देना पड़ रहा है 9%। ठीक है, अब इंडस्ट्री के लोन की बात करो, 20 करोड़ के लोन पे पहले आपको 8% देना था, अब 9% देना पड़ रहा है। तो आप देखो, एक 2 लाख पे 1% की बढ़ोतरी, एक 20 करोड़ पे 1% की बढ़ोतरी, कितना इंटरेस्ट का फर्क कितना ज्यादा है। तो जिसको यहां पर पर्सनल लोन चाहिए ना, उसको तो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। वो इंसान कभी ज्यादा नहीं सोचता इस बारे में, इतना नहीं सोचता। आप मुझे बताओ, अगर आपने कार लेनी है, आपने मन बना लिया मैंने कार लेनी है, आपने मन बना लिया मैंने घर लेना है, क्या आप इस चीज का वेट करोगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कब आएगी और आरबीआई कब अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते करेगा और मैं फिर घर खरीदूंगा, मैं फिर पर्सनल लोन लूंगा, मैं फिर कार लोन लूंगा, मैं फिर एग्रीकल्चर लोन लूंगा? फसल आपकी खराब हो जाए, आप एग्रीकल्चर लोन नहीं ले रहे, है ना? आप यहां पर सर्विस सेक्टर, आपको पढ़ाना है, आपको कोई सर्विस देनी है, आपको डॉक्टर है, कुछ भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, आप वेट करोगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी? नहीं ना। तो ये ऐसे बेसिक चीजें हैं जो इस बेसिक नीड्स में आती हैं, इनके लिए यहां पर हम नहीं सोचते कि आरबीआई ने लोन महंगा कर दिया, सस्ता कर दिया, ये वो। इंडस्ट्रीज फिर भी सोच सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे, ना ही केवल लोन के फैक्टर्स, बहुत सारे और बाहरी फैक्टर्स के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है। आई होप कि आप ये पॉइंट जो है आपका और शार्प हो गया होगा, आपको और चीजों की समझ लगी होगी और आपको ये चीज पता लगी होगी कि क्या मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था और आपको किस तरह से इसका उत्तर देना है। ठीक है, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर आप ये तो बता देते तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आप ये भी साथ साथ बता दिए सर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वैसे तो देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाई चांस कोइंसिडेंटली आज एक क्वेश्चन ऐसा बन ही गया जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ये जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये बड़ी ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपके 100 इंटरव्यूज होंगे ना उस टाइम पे, तो 100 में से
20-30 बच्चों से इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि इकोनॉमी में ऐसे लोन ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर के आता है। तो आपको इस तरह से उनको बात समझानी पड़ेगी जो कि बहुत ही बेहतर इंपैक्ट आपका उनकी नजरों में डालेगा, इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली न्यूज पे चलते हैं। काफी देर लगा दी हमने न्यूज को समझाने में। ओके, Arya.ag partners with the Shivalik SFB to lend farmers and the FPO। So Arya.ag जो है उसने यहां पर पार्टनरशिप किया है किसके साथ? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। सो Arya.ag ने यहां पर टाई अप किया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और इस टाई अप में यहां पर उन्होंने किसको लोन दे रहे हैं? वो लोन दे रहे हैं यहां पर फार्मर्स एंड दी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों की मदद करती है उनके प्रोडक्ट्स को यहां पर मार्केट में सेल करने के लिए, और ये यहां पर आपका जो लोन है वो दिया जाएगा Arya.ag ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप करके किसानों को और एफपीओ को यहां पर एक साथ मिलकर लोन देंगे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि यहां पर ग्रीन कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म में जाके किसान अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, और ये आपकी अब लोन प्रोवाइड कराने में मदद करेगा। यानी कि Arya.ag पे जाएंगे तो वो यहां पर आपको लोन की सुविधा चाहिए तो वो आपको शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेकर दे देगा। ठीक है, ओके सर, अब आप क्रॉसवर्ड पीडीएफ नहीं देते? नहीं देता बच्चा, है ना। 1 महीने बाद क्लास में आए हो, लगता है पकड़े गए, है ना। दीदी पकड़ी गई। पता लग जाता है हमारे रेगुलर फॉलोवर कौन है कौन नहीं, है ना। चलो, सो यहां पर ये लोन दिया जाएगा, और यहां पर लास्ट में लिखा है अंडर वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंस। वेयर हाउस रिसिप्ट WHR, कैश क्रेडिट WHR लिमिट। ठीक है, WHR वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट यहां पर आपका लोन दिया जाता है। यानी किसान क्या करते हैं, किसान यहां पर स्टोरेज हाउसेज में अपना सामान रख देंगे, अपना प्रोडक्ट, अपना जो क्रेन्स है वो रख देंगे, और उसके अगेंस्ट यहां पर लोन ले लेंगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट उस स्टोरेज हाउसेज में अपना सामान रखकर उसको गिरवी रखेंगे बैंक के पास, और बैंक यहां पर उनको उसके बदले पैसा दे देगा ताकि वो फर्दर अपना आगे काम कर सके, या फिर एफपीओ को लोन दे देगा, या फिर यहां पर जो भी ग्रेन मर्चेंट है अगर उसने स्टोरेज करके रखा है उसको लोन दे देगा उस स्टॉक के अगेंस्ट, उस कमोडिटीज के अगेंस्ट यहां पर। और वेयर हाउस में जब आप रखते हो, स्टोरेज हाउसेज में रखते हो, तो वेयर हाउसेज, स्टोरेज हाउसेज उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट जारी करके रखते हैं, रिसिप्ट जारी देते हैं कि ये प्रूफ देते हैं कि यहां पर आपका इसके अंदर ये सामान पड़ा है, ये हम जिम्मेवार हैं, और ये रिसिप्ट आप ले जाइए इसकी। और वो रिसिप्ट ले जाकर वो जो जिसने सामान रखा है वो बैंक में देता है, बैंक के पास प्रूफ आ जाता है कि हाँ ये सामान उसके अंदर पड़ा है, और वो रिसिप्ट अपने पास रख लेगा बैंक गिरवी के रूप में, और उसके बदले में लोन दे देगा। और स्टोरेज हाउसेस जब तक वेयर हाउस रिसिप्ट स्टोरेज हाउसेस को वापस नहीं मिलती तब तक वो सामान उसमें से निकालने की इजाजत नहीं देते हैं। वेयर हाउस रिसिप्ट बैंक के पास है, और बैंक कब देगा? जब आप उसको पैसा वापस लौटा दोगे। बैंक को पैसा वापस लौटाओगे लोन का, बैंक आपको वो रिसिप्ट वापस देगा, रिसिप्ट ले जाकर वेयर हाउसेस को दोगे, वेयर हाउस वाले रिसिप्ट को देखकर आपको सामान बाहर निकालने की इजाजत दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट आपका एक लोन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। SBFVO फाइनल तक आया था, ओनली आपके सीए के बेस पर फाइनल सिलेक्शन रह गया। अच्छा, चलो शुक्रिया, थैंक यू। ओके, ठीक है। ADB एनुअल रिपोर्ट 2022, पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ ADB लोन्स इन एशिया। ठीक है, ओके, सो कोई बात नहीं, अभी भी कंटिन्यू प्रयास करते रहो आप, एक्सक्लूसिव मेरी करंट फॉलो करते रहो, बढ़िया से रिवीजन करते रहो, हो सकता है अगली बार सिलेक्शन हो जाए। इस बार रह गया तो अब क्या कर सकते हैं ना, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी करंट अफेयर्स की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। ठीक है, सॉरी यार, है ना, मेरे से कुछ ना कुछ गलती होगी, शायद उन 300 बच्चों से गलती भी हो गई होगी जिनका सिलेक्शन हो गया है करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, मतलब नॉट ओनली करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, बाकी सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने के बाद, है ना। स्टॉप कंप्लेनिंग प्लीज, हर एक चीज की कंप्लेन नहीं करते बच्चे, है ना।
एडीबी की एनुअल रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को यहां पर 5.58 बिलियन यूएस डॉलर यहां पर लोन मिला है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एडीबी फंडेड प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट इन 2022। ओके, सो 2022 में सबसे ज्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद यहां एशियन डेवलपमेंट बैंक से यहां पर जो लोन की राशि मिली है वो मिली है पाकिस्तान को, वो मिली है पाकिस्तान को। देख अब 11 नहीं सर, आपका सीए का फायदा हुआ, मेरा क्वांट वीक था इसलिए नहीं हुआ, आपका सीए बेस्ट है ये बता रहा था। अरे भाई यार तू ना क्या कर रहा है यार, ऊपर अपने कमेंट्स तो पढ़, तुमने क्या लगा सर मेरा आपकी करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिव फॉलो करके गया था, मेरा एसबीआईपीओ में फाइनल सिलेक्शन रह गया, कमेंट तो पढ़ो यार अपने हैं। अरे यार हद अरे फोकस, क्लास में फोकस है ना, मैं खुद यार मतलब हिल गया यार ऐसे। जिस दिन मैं कमेंट में देखने लग जाता हूं ना गड़बड़ हो जाती है, उस दिन मैं नहीं देखता ना, उस दिन वैसे क्लास में कुछ गड़बड़ चल रही है तो मैं पढ़ा रहा हूं तो इधर क्लास स्टक होती है, मुझे पता नहीं चलता, उस चक्कर में तुम्हारे कमेंट देखने पड़ते हैं कि क्लास तो ठीक चल रही है ना, फिर बीच में ऐसा कोई कमेंट आ जाता है, मेरा फोकस बिगड़ जाता है ना। उम्र हो गई है ना यार, जब उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना तब फोकस बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में पहुंचने वाला हूं, बस मुझे थोड़े साल की बात है और 2-4 साल के बाद मुझे 0.5% बैंक वाले भी ब्याज ज्यादा देने लग जाएंगे। चलो क्लास में आते हैं, अब बढ़िया से पढ़ेंगे है ना, अब विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक एनुअल रिपोर्ट 2022 आई है, इसके अनुसार क्या कहा गया, इसके अनुसार यहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन दिया गया एडीबी ने। लो पाकिस्तान को भाई साहब लोन मिल रहा है, देखते हैं है ना, पाकिस्तान आ गया आपका दोस्त, आपका यार पाकिस्तान, 5.58 बिलियन डॉलर का लोन दिया जो कि 2022 में सबसे ज्यादा है। एडीबी ने 31.8 बिलियन डॉलर 40 कंट्रीज को दिया था 2022 में, जिसमें पाकिस्तान को 5.58 बिलियन दिया गया, जिसमें 2.6 बिलियन जो डॉलर लोन था वो कंसेशनल फंडिंग थी। कंसेशनल फंडिंग का मतलब यह है, अरे यार ये थोड़ा सा, कंसेशनल फंडिंग का मतलब यह है कि यहां पर आपका उनको सस्ते रेट पर लोन दिया गया। कंसेशनल फंडिंग का मतलब यह है कि उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहां पर इतना ही है बस इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में एडीबी की एनुअल रिपोर्ट आई है, इसमें किसको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एडीबी लोन एशिया में कौन बना है, दैट इज दी पाकिस्तान बना है। कितनी अमाउंट बनी है, 5.58 बिलियन। टोटल कितना लोन दिया गया है, 31.8 बिलियन। कितनी कंट्रीज को दिया गया, 40 कंट्रीज को दिया गया है। और कंसेशनल फंडिंग कितनी है, 2.67 बिलियन एज कंसेशनल फंडिंग यहां पर आपकी है, ठीक है। तो ये है एडीबी एनुअल रिपोर्ट 2022, पाकिस्तान इज लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एडीबी लोन्स इन द एशिया। एडीबी की बात करें तो मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर, 68 मेंबर्स है और इसके प्रेसिडेंट, और 1966 में ये फॉर्म हुआ था। रीसेंट ग्रांट्स की बात करें एडीबी की, तो एडीबी को यहां पर फिलहाल 1311.20 करोड़ रुपए यहां पर दिए थे आपके हिमाचल प्रदेश के लिए। एडीबी साइल इंडस्ट्री ने साइन किया था 750 करोड़ रुपीस का एक लोन एग्रीमेंट बायोमास एनर्जी जनरेशन को प्रमोट करने के लिए। एडीबी ने अप्रूव किया था 130 मिलियन यूएस डॉलर का यहां पर लोन हिमाचल प्रदेश के लिए। यहां पर एक और प्रोजेक्ट, अच्छा इसी के लिए होगा, थोड़ा अलग होगा हो सकता है। 25 बिलियन डॉलर का सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के लिए कुछ पैसा दिया गया था। तो रिसेंटली यहां पर एडीबी के द्वारा इंडिया को किस किस प्रोजेक्ट के लिए यहां पर फंडिंग कहां पर कब कब दिया गया है, ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। अगली न्यूज आई है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है नेचर कंजर्वेंसी सेंटर इंडिया के साथ, जिसके तहत उसने कोलैबोरेट किया है ऑन रिसर्च वर्क पर्टेनिंग टू रीपर्पजिंग ऑफ माइंड आउट लैंड फॉर सेटिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ओके, सो यहां पर आपका एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है नेचर कंजर्वेंसी सेंटर इंडिया के साथ, जिसने यहां पर कोलैबोरेट किया है रिसर्च वर्क में, और ये रिसर्च वर्क यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है नेचर कंजर्वेंसी सेंटर इंडिया, किसने किसके साथ एमओयू साइन किया, बस इतना ही पूछेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कुछ यहां पर काम कर रहे हैं। हेडलाइन में से क्वेश्चन आएगा किसने किसके साथ एमओयू साइन किया, दैट्स इट, इसमें और कुछ क्वेश्चन खास बनता नहीं है, ठीक है। ओके, ये उधर चला गया, उधर कहां चला गया ये, अरे यार, अच्छा मेरा रिमोट किधर है, ठीक है।
सर why ADB invest in such a risky country when the country is in deep crisis? देखो, हर एक चीज का ये नहीं होता। बैंक्स जो बनाए गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में, इसका आंसर मैं देता हूं कि अब बैंक्स जो बनाए गए थे, बैंक्स का कारण क्या था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाने का कारण क्या था? पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, फिर पब्लिक सेक्टर आए, फिर अब प्राइवेट सेक्टर फिर आ रहे हैं। इस तरह के स्मॉल फाइनेंस बैंक का बनाने का कारण क्या है, पेमेंट बैंक बनाने का कारण क्या है? सभी चीजों का रीजन यही होता है कि आप यहां पर लोगों की जरूरतों को पूरा करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंकिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर आपके अकॉर्डिंग आपकी सोच, हमारे इंडिया की सोच थोड़ी सी नहीं, काफी हम नेगेटिव समझते हैं पाकिस्तान को, मैनी रीजन, पॉलिटिकल सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस हुई, बहुत सालों से हम ऐसा कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान। तो आपकी सोच वैसी है पाकिस्तान के लिए, एक वैसा परसेप्शन बना हुआ पाकिस्तान के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एडीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो एडीबी तो को पूरी दुनिया देखनी है। दैट इज नॉट ओनली कि उसको एक फिक्स इंडिया को देखना, उसको यूएसए को देखना, उसका काम है सभी लोगों की मदद करना, चाहे वो डिस्ट्रेस में है फिर भी उसकी मदद करना, है ना। वो मदद के लिए ही यहां पर बनाया गया एशिया डेवलपमेंट बैंक का मतलब यही है, डेवलपमेंट बैंक। वो अगर ऐसे ही लोगों को लोन नहीं देगा तो फिर लोन किसको देगा? अब आपके पास अगर बैंक में कोई एक गरीब व्यक्ति लोन लेने आता है कि मुझे बाबूजी 50,000 का लोन चाहिए, मुझे ये काम करना है, मैंने आगे अपना बिजनेस चलाना है, आप कहोगे नहीं 50,000 का लोन, अरे यार तू पहले गरीब है, ये है वो, 50,000 लेके और डुबाना थोड़ी ना, तेरे को मैं लोन नहीं देता। उधर से एक कस्टमर तुम्हारे पास विजय माल्या जैसे आ जाएंगे, वो कहे 200 करोड़ चाहिए, अरे साहब बढ़िया बात है यार, क्या बात है, आप 200 करोड़ मालिक है, प्लेन है, ये है वो, आप उसको 200 करोड़ दोगे, है ना। वो 50,000 का लोन शायद ना डूबता, 200 करोड़ का आपका लोन डूब गया। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पाकिस्तान है तो लोन डूब जाएगा, रिस्की है तो लोन डूब जाएगा, अमेरिका को लोन देंगे तो डूबेगा नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको लोन देना है, सबको देना है, लेकिन अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देना है। दैट शुड बी देयर। अगर आईडीबी पाकिस्तान को लोन दे रही है, अगर उसकी पॉलिसी गाइडलाइंस के अगेंस्ट अगर लोन दे रही है, दैट इज नॉट गुड, वो गलत बात है। अगर वो पॉलिसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोन दे रही है तो उसमें देने में क्या दिक्कत है? उसमें आप कुछ उसमें मना नहीं कर सकते। आप अपने इंडिया का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के लिए जो है ना, उस पर्सपेक्टिव को एडीबी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ना। एडीबी का अपना पर्सपेक्टिव है हर एक चीज को सोचने का, राइट, ठीक है। चलो, बेंगलुरु एक्सपीरियंस जीरो शैडो डे एज द शैडो डिसअपीयर। सो बेंगलुरु में अभी हाल ही में 25 अप्रैल को एक घटना हुई, 12:17 में। घटना तो क्या कहूंगा, एक ऐसा जियोग्राफिकल थिंग हुई जिसकी वजह से यहां पर आपकी शैडो उस दिन बनी नहीं। बिल्कुल, जी हां, शैडो ही नहीं बनी आपकी उस दिन। अब शैडो यहां पर नहीं बनी तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाऊं, है ना, कुछ ऐसा कि अगर अभी आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, यहां पर आप, मुझे बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, रोशनी नहीं है, यहां पर आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, है ना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? रोशनी नहीं है, इस वजह से नहीं देख पा रहे। इसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है, साइंस है पीछे, इसके लॉजिक है। शायद आपने कभी 7th 8th 9th 10th कहीं ना कहीं साइंस पे पढ़ा होगा, राइट। तो ऐसा है कि कोई भी चीज जिस पे रोशनी पड़ती है, आपकी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके पीछे यहां पर आपकी शैडो बनती ही बनती है, परछाई बनती ही बनती है, राइट। और यहां पर कोई भी चीज पड़ी, रोशनी रिफ्लेक्ट हुई, रोशनी आपकी आंखों तक पहुंची, तो आपको वो चीज दिखाई दे रही है। मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं? यहां से कुछ ना कुछ लाइट से रिफ्लेक्शन जा रहा है आपकी आंखों पे, तब जाके मेरी इमेज आपकी आंखों में बन रही है और मेरे पीछे इस चीज की शैडो बन रही है, राइट। तो वही चीज यहां पर जब सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, उसकी रोशनी यहां पर, उसकी जो परछाई है वो नीचे पड़ती है। अब वो परछाई हमेशा के लिए रहती है ये जरूरी नहीं है। कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आता है साल में जब आपकी परछाई नहीं बनती है। दैट डे इज नोन एज द जीरो शैडो डे। हाल ही में यह चीज यहां पर बेंगलुरु में हुई थी और बेंगलुरु में यहां पर आपका 25 तारीख को हाल ही में हुई थी। और ये इंसिडेंस यहां पर साल में 2 बार होता है एक जगह पे, तो अगली बार यही इंसिडेंस यहां पर बेंगलोर में अगस्त में दोबारा से देखने को मिलेगा। अब ये आखिरकार होता क्यों है, इसके ऊपर चलते हैं। मैं थोड़ी सी ज्योग्राफी के ऊपर बात करूंगा। अगर आप मेरे पीछे एक वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड मैप में आप देख रहे होंगे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी, ये जो रेखा है ये इंडिया के बीच में से गुजरती है। इक्वेटर हमारे इंडिया से नहीं गुजरता है नीचे से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल नीचे से निकल जाता है। ये जो शेडो होती है, ये जो जितनी भी नो शेडो का एरिया है, ये नो शेडो का एरिया हमेशा लाई करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही। कभी भी नो शेडो जो है वो ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले एरिया में बनेगा, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले एरिया में बनेगा। अब मेरे से ये मत पूछना सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर क्या होता है, क्योंकि वो आपने ज्योग्राफी में याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का कहीं ना कहीं जहन में होगा। हाँ सर ये चीज कहीं पड़ी थी, मर्क रेखा, कर्क रेखा, है ना, पड़ी थी ना, मकर रेखा, कर्क रेखा, तो वही चीज है यहां पर आपकी। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से गुजरता है, गुजरात मध्य प्रदेश के इलाके से गुजरता हुआ यहां पर झारखंड से हुआ निकलती है ये रेखा। तो इंडिया में यहां पर जहां पर भी नो शेडो होगा वो एरिया कौन सा होगा, वो एरिया यहां पर, ये अगर आप देख पा रहे हैं, गुजरात से निकलती है, मध्य प्रदेश से होती हुई छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये यहां पर आपका मिजोरम से होती हुई ये यहां से गुजरती है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ होता है। तो यानी कि इनके बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच में कहीं ना कहीं हमेशा आपका नो शेडो जो है वो बनेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब ये भी अभी बताता हूं कि यही क्यों बनेगा, इसके पीछे का कारण भी अभी बताऊंगा मैं। तो अगर मैं बताऊं इंडिया में कभी भी जो नो शेडो है ना वो राजस्थान में नहीं आएगी। नो शेडो कभी लखनऊ में नहीं बनेगा, पटना में नहीं बनेगा, कभी असम में नहीं बनेगा नो शेडो डे, कभी उत्तराखंड में, देहरादून में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, जम्मू में कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब नो शेडो जो है उस शहर में हो। ये केवल और केवल सदर्न इंडिया देशों में, सदर्न इंडिया के जो आपके इलाके हैं वहीं पर ही होगा। लाइक द रांची में हो सकता है हो जाए, है ना, ओडिशा में पिछली बार हुआ था, यहां पर भुवनेश्वर में, वहां पर हो जाए। इस बार बेंगलोर में हुआ था और बेंगलोर में एक और बार होने वाला है। ठीक है, ओके। सो आई होप कि यहां पर आपको इतनी चीज यहां पर समझ में आई होगी। अब आखिरकार क्या कारण है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही यहां पर होता है? What is the reason between the tropic of Cancer और tropic of Capricorn? क्यों ये ऊपर इसके नहीं बनता, नो शेडो की परछाई नहीं है, और ये क्यों नहीं इसके नीचे बनता? अब सोचो कि परछाई क्यों नहीं बनती, किसी चीज की परछाई क्यों नहीं बनती? अगर सूरज आपके सामने है तो उसकी परछाई आपके पीछे बनेगी, सूरज आपके इधर है आपकी परछाई इधर बनेगी, इधर है तो इधर बनेगी, पीछे है तो सामने बनेगी। यानी कि परछाई कब नहीं बनेगी? सूरज आपके बिल्कुल ऊपर है, यानी कि ओवरहेड है। अगर आपके सिर के ऊपर है बिल्कुल आपका सूरज तो आपकी परछाई नहीं बनेगी, बिल्कुल शून्य जगह पर आपकी परछाई बनेगी, जेनिथ एट द टॉप। ठीक है, ओवरहेड पे। तो सूरज ओवरहेड पे कब आता है? सूरज ओवरहेड पे यहां पर आता है, यहां पर आपका जब आपका सूरज जो है जून में थोड़ा सा यहां पर धरती जो है टिल्टेड होती है। ये थोड़ा सा इमेज आपको शायद दिख रही होगी, धरती हमारी सीधी तो नहीं है, इतना तो पता है आपको, पता है कि नहीं पता, है ना। मेरे पास कोई गोल सा है नहीं, बोल पड़ी नहीं तो आपको समझाता मैं थोड़ा सा, शायद कुछ मिल जाए गोल सा मुझे, है ना। है ना, चलो छोड़ो। सो यहां पर आपका धरती आपकी जो है वो यहां पर मान लीजिए धरती है, तो धरती आपकी ये सीधी नहीं है ना, धरती आपकी टिल्ट है ना। अब ये धरती जो है वो एक समय पे टिल्ट जो होती है वो ऐसे है, ये इस तरह से टिल्टेड है। तो इस तरह से टिल्टेड होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है वो यहां पर सूरज के बिल्कुल सामने होता है। और जब धरती हमारी इस तरह से टिल्टेड होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है वो यहां पर बिल्कुल यहां पर सूरज के सामने होता है। और ऐसी ही एक पोजीशन एक दिन बनती है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में स्थित देश जो है वो नो शेडो में आ सकते हैं। और ऐसी एक स्थिति एक वक्त ऐसी बनती है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के देश जो है उनमें से एक पोजीशन जो है उस वक्त जो सूरज वहां पर है बिल्कुल ओवरहेड पे रहेगा, इसलिए वहां पर इस सिचुएशन
लोकेशन बन सकती है। और इक्वेटर जब अर्थ बिल्कुल आपके इस तरह के ऑर्बिट करती है और यहां पर आ जाती है, तब यहां पर इक्वेटर पे यहां पर चला जाता है सन, और वहां पर ओवरहेड यहां पर बनेगा। तो ये कभी भी धरती का जो धरती है हमारी ओवरहेड में कभी भी इस जगह पर और इस जगह पर नहीं आती है। यह कारण है कि जो भी नो शैडो बनेगा वो केवल और केवल इसके बीच में ही बनेगा। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ गए आया होगा कि ये क्या है, किस वजह से जो नो शैडो है केवल ट्रॉपिक और कैंसर, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में बनता है, और क्यों यहां पर आपका ये नो शैडो आखिरकार बनी। सूरज यहां पर ओवरहेड पे आया, इस जगह पर आया, यानी कि जब यहां पर आपका जो सूरज है वो बेंगलोर में बिल्कुल सिर के ऊपर था, और बेंगलोर कहां स्थित है? बेंगलोर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे स्थित है, इक्वेटर के बीच में यहां पर बेंगलोर स्थित है, और इसी वजह से वहां पर ऑब्जर्व हुआ। ये लोकेशन बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहती है, बिकॉज धरती हमारी घूमती है और साथ ही साथ हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गई चीज सारी की सारी, है ना? ओके, चलो, आई होप कि आज मैंने थोड़ी जियोग्राफी आपको समझाने का प्रयास किया है। अमूमन मैं नहीं समझाता हूं, लेकिन आज कुछ समझाने का प्रयास किया, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। ठीक है, चलो, थोड़ी यूपीएससी की याद आ गई मुझे, इसलिए मैंने आज जब मैंने न्यूज ये पढ़ी ना तो मैंने कहा चलो आज समझाते हैं यार, अपना यूपीएससी का ज्ञान थोड़ा दे तो सही बच्चों को, है ना? बहुत बार मैं हिचक जाता हूं, बहुत बार मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूं। मैंने चलो यार कौन सा बैंक एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, है ना, छोड़ देता हूं यार। चलो आज मैंने कहा कि इस अनोखी खगोलीय घटना का अनुभव जो किया गया है उसके बारे में बच्चों को अपनी राय पेश की जाए। ठीक है, आई होप अच्छी लगी होगी। अभी खैर इसके पीछे और भी कारण है, समर सॉलिस्टाइड, विंटर वाला जो समर होता है, विंटर होता है, दक्षिणायन, उत्तरायण जिसको हम कहते हैं ना, जो उत्तर से दक्षिण में सूरज, दक्षिण से उत्तर में जो चीज होती है वो भी इसके पीछे, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। मैं उस पर और ज्यादा घुसकर नहीं जा रहा हूं, वो मैंने थोड़ा सा अपने आप को वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। MOHUA launches the City Beauty Competition and Web Portal. So City Beauty Competition पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसको लाइव कर दिया गया है, लाइव हो चुका है यहां पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये पोर्टल, जहां पर सिटी ब्यूटी कंपटीशन एंड पोर्टल अपने शहर को कितना साफ सुथरा रखेंगे उसका एक कंपटीशन है, जहां पर जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज कहने का मतलब है जो म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके शहरों में होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है आपके शहर को साफ सुथरा रखने की, क्लीन रखने की। तो उनके बीच में एक अपने आप में पोर्टल है, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस कंपटीशन में, और ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 में ये कंपटीशन को। अब इसका पोर्टल लॉन्च कर दिया गया जहां पर ये सारा सारा कंपटीशन आपका फाइट किया जाएगा। तो जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं सिटीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उनको इनोवेशन नया कुछ करने के लिए, यहां पर वो चीज यहां पर आपका सिटी ब्यूटी कंपटीशन में आएगी। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया था। पहली तो मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, दूसरी चीज यहां पर पूछी जा सकती है, और तो मेरे ख्याल से कुछ पूछा है, क्या पूछेंगे इसमें, और कुछ पूछने वाला है ही नहीं इसमें। सिंपल मुझे लगता है बस इतना ही है। मिनिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं, पर्पस पूछ सकते हैं। पर्पस तो वैसे ही आप इस नाम से ही समझ जाओगे, सिटी ब्यूटी कंपटीशन का मतलब क्या है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको आपस में यहां पर कंपीट करना है कि कौन अपने शहर को सबसे साफ सुथरा इनोवेट यहां पर रखेगा। अच्छा, पिछले न्यूज में मैं क्वेश्चन बताना रह गया। पिछले न्यूज में जीरो शैडो डे के बारे में पूछ सकते हैं। जीरो शैडो डे कहां पर फिनोमेना होता है, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो डिग्रीज है उसके बीच में ये आपका होता है, और ये यहां पर आपका अभी हाल ही में कहां पर हुआ? इंडिया में बेंगलुरु में हुआ, और अगली बार भी बेंगलुरु में ही होगा। साल में 2 बार, मैंने आपको बताया साल में 2 बार होगा। क्यों साल में 2 बार होगा? क्योंकि एक बार उधर एक बार उधर, इस तरह से वो घूमेगी, धरती अपने स्थान पर ही घूमेगी, तो वो साल में दूसरी बार वहां पर ही मिलेगा। ठीक है, वहां पर बेंगलोर आ जाएगा उसी जगह पर। ज़ाइपेक्स ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट इन इंडिया। सो ज़ाइपेक्स यहां पर क्या करने वाला है? कैनेडियन कंक्रीट वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर ज़ाइपेक्स ने अनाउंस किया है अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में
प्लांट विल बी ओपन एट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। फैसिलिटी विल हाउस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी टू सर्व अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड एडजेसेंट इंडस्ट्रीज इन दी रीजन। सो यहां पर आपका ज़ाइपेक्स ने अनाउंस किया है फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में। यहां पर आपका कनाडा का यहां पर कंक्रीट वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है यहां पर आपका, और इसने अपना प्लांट बनाने की तैयारी की है यहां पर इंडिया में। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन कि इंडिया में यहां पर हाल ही में कौन सी कनाडा की एक कंक्रीट वाटर प्रूफिंग कंपनी ने यहां पर अपना प्लांट बनाया है? ज़ाइपेक्स नाम की कंपनी ने बनाया है अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में। कौन सी लोकेशन पर बनाया है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में यहां पर आपका बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं न्यूज पे। 7th एडिशन ऑफ इंडिया यूके, इंडिया और यूके के बीच में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज, नाम है अजेया वॉरियर। अजेया वॉरियर यहां पर आपका शुरुआत हो रही है, और वो कहां पर हो रही है? सेलिसबरी प्लेन्स यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 7वां एडिशन यहां पर होने वाला है। पिछली बार ये 6ठा एडिशन जो हुआ था वो यहां पर उत्तराखंड के चौबातिया नाम की जगह में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, और ये 7वां संस्करण जो है इसका यूके के सेलिसबरी प्लेन्स में आयोजित होने वाला है। इंडिया की तरफ से बिहार रेजिमेंट के जवान और सोल्जर्स ऑफ 2 रॉयल गुरखा राइफल्स यहां पर यूके से पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। ठीक है, तो यहां पर इंडिया की तरफ से कौन आ रहा है? इंडिया की तरफ से बिहार रेजिमेंट के जवान जो हैं वो यहां पर यूके में जाएंगे, और यूके में सेलिसबरी प्लेन्स के नाम की जगह है, वहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, अजेया वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो कौन से देशों के बीच में हो रही है? इंडिया और यूके के बीच में हो रही है। यहां पर आपकी कहां पर हो रही है? सेलिसबरी प्लेन्स यूके में हो रही है। कौन सा एडिशन है? 7वां एडिशन है। पिछला एडिशन कहां हुआ था? 6ठा एडिशन यहां पर चौबातिया उत्तराखंड में हुआ था। और इंडिया की तरफ से कौन से रेजिमेंट के लोग जा रहे हैं? बिहार रेजिमेंट के लोग वहां पर आपके जा रहे हैं। ओके, रीसेंट एक्सरसाइज है जो हाल ही में यहां पर देखने को मिली थी, प्रस्थान नाम की एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की थी मुंबई हार्बर में। एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में पानगढ़ वेस्ट बंगाल में हुई थी। एक्सरसाइज कोंकण जो है इंडियन नेवी और यूके रॉयल नेवी के बीच में अरेबियन सी में हुई। फिंडेक्स 2023 अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज में के बीच में पुणे में हुई थी। 13वीं एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में जोधपुर में हुई थी। सिलिनेक्स 2023 इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोलंबो में यहां पर आयोजित की गई थी। ये कुछ रीसेंट एक्सरसाइज हैं जो पिछले कुछ दिनों में हमने आपका पढ़ा है। ठीक है, जो हमने आपके एग्जाम पॉइंट से आपको हमने बताया है, याद करना है आपको ये, और एग्जाम में आपके रिलेवेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये न्यूज समझ में आ गई होगी। अजय वॉरियर इंडिया यूके के बीच में सेलिसबरी प्लेन्स 7वां एडिशन, और पिछला चौबातिया उत्तराखंड, और इस बार बिहार रेजिमेंट के जवान वहां पर जा रहे हैं। अगली न्यूज है, संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर एम.एन. नंदकुमारा अवॉर्डेड ऑनरेरी एमबीई बाय किंग्स चार्ल्स III। ओके, सो किंग्स चार्ल्स III के द्वारा यहां पर मेंबर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE का पुरस्कार जो है वो यहां पर यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड एक संस्कृत स्कॉलर है, नाम है डॉक्टर एम.एन. नंदकुमारा। ईडी है यहां पर आपके भारतीय विद्या भवन सेंटर लंदन के, इनको सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनकी सर्विसेज जो उन्होंने दी हैं इंडियन क्लासिकल आर्ट्स में यूके में, उसके लिए इनको दी जा रहा है यह सम्मान, और यह सम्मान लेंगे वो किंग्स चार्ल्स III से। तो नाम है इनका डॉक्टर एम.एन. नंदकुमारा। डॉक्टर एम.एन. नंदकुमारा जी को यहां पर आपका MBE ऑनरेरी पुरस्कार यूके के किंग्स चार्ल्स III के द्वारा दिया जाएगा, उनके किए गए सराहनीय कार्यों के लिए जो उन्होंने यहां पर यूके में इंडिया की आर्ट्स को, इंडिया की क्लासिकल आर्ट को यहां पर प्रमोट करने के लिए किया है। इसके लिए उनको मेंबर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार दिया जा रहा है। नाम है M.N. नंदकुमार जी। नंद कुमार जी को यहां पर दिया जा रहा है ये पुरस्कार, और ये कौन है? ये ईडी है आपके भारतीय विद्या भवन सेंटर के। ठीक है, एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, इनका नाम पूछा जा सकता है M.N. नंदकुमारा, ये भी पूछा जा सकता है क्या डेजिग्नेशन है, प्राइज का पूरा नाम MBE क्या है यहां पर, और पर्पस तो खैर आपको याद हो ही गया होगा। तो ये यहां पर 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। संस्कृत शब्द याद रख लेना, संस्कृत भाषा के स्कॉलर हैं, ज्ञान क्या बोलते हैं इनको, विद्वान है, संस्कृत के विद्वान हैं यहां पर आपके। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं।
चलो कमाल है, करंट अफेयर्स चल रही है और इधर क्वांट चल रही है, कमेंट्स में क्वांट चल रही है, फिर कहते एग्जाम नहीं क्लियर होता। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम प्रेजेंटेड द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 एट मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, ग्रीन वर्ल्ड 2023, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, नदी बह रही है ना, नदी बह रही है, नदी के बहने की रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इस पे जो नाव है ना, वो नाव बिल्कुल एकदम स्टिल खड़ी है, नाव नहीं बह रही, ठीक है, नाव चल ही नहीं रही, नाव बिल्कुल एकदम स्टिल खड़ी है। ओके, और ये अगले 5 घंटे में 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगी। कौन यात्रा तय कर लेगी? बोट यात्रा तय कर लेगी बिना चले, ठीक है। तो बताओ इस बोट की लेंथ क्या है? ग्रीन वर्ल्ड 2023 ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम ने प्रेजेंट किया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। ओके, सो ये चीज यहां पर आई है, ये अवार्ड्स आए हैं, और ये अवार्ड्स में यहां पर इंडिया में जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड इन एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, ये दिया गया वेदांता लिमिटेड को। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड इन CSR पावर ग्रिड को दिया गया है। ग्लोबल सिल्वर अवार्ड इन एनवायरमेंटल पॉलिसी कैटेगरी चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को यहां पर दिया गया। तो ये 3 विनर्स यहां पर देखने को मिले हैं यहां पर आपके, एंड ये आपकी कैटेगरी है, तीनों की तीनों कैटेगरीज में, और ये आपके तीनों के तीनों विनर्स हैं, ठीक है। ओके, सो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसके द्वारा दिए गए हैं? पहला क्वेश्चन, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया है। कहां पर दिए अवार्ड्स प्रेजेंट किए? मियामी इंटरनेशनल में। और किस किस को अवार्ड दिए गए इंडिया के? ये तीनों के तीनों नाम अलोंग विद देयर कैटेगरी आपको याद करने हैं, ठीक है। ओके, बिना चले भी विद स्ट्रीम जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकते, जाने में क्या दिक्कत है? क्यों? पानी बह रहा है, उसके साथ जो नाव है वो बिना चले भी तो जा सकते, जरूरी थोड़ी ना नाव का चलना जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना नाव चले। सोचो तुम बात एक, मैं सिर्फ नाव को, मैं मोटर बोट बिना बंद, मैं मोटर बोट मैं है बंद करके बैठा हूं मैं, ठीक है, पानी बह रहा है, बढ़िया से बह रहा है, मैं कोई चप्पू नहीं चला रहा, कुछ नहीं चला रहा, बह रही है, उसे बोट की स्पीड क्या करेगी? बोट की स्पीड की रिक्वायरमेंट है कोई? है ना, नहीं है ना रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब यहां पर वो मॉल में जाते हो, आप एक्सेलेरेटर पे जाते हो ना, ऊपर जो चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ती है, उस पर सीढ़ी पे क्या होता है? आप तो खड़े रहते हो, आप एक बोट हो, आप खड़े हो, आपकी तो कोई स्पीड है ही नहीं उस पर, आप तो चल ही नहीं रहे, वो चल तो वो नीचे वाला रहा है ना, नहीं चल तो स्ट्रीम रही है, नीचे वाला एस्केलेटर चल रहा है, आप तो चल ही नहीं रहे, है ना। चलो, ACC अपॉइंटेड देवदत्ता चांद एज द MD एंड CEO बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे मैंने आंसर कुछ और पूछा था, है ना। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने हेड किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, इसने अप्रूव दिया है देवदत्ता चांद को, देवदत्ता चांद एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD एंड CEO आ चुके हैं, देवदत्ता चांद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। संजीव चड्ढा जी की जगह लेंगे यहां पर आपके MD एंड CEO की, जो 30 जून 2023 को यहां पर रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। ओके, हाँ उसी के लिए दिया था, तभी ग्रीन हुआ, चालू नहीं है तो उसकी लेंथ का। रजनीश कर्नाटक अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो यहां पर रजनीश कर्नाटक जी को, ED है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, इनको MD एंड CEO बनाया है बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहां पर इनको MD एंड CEO बनाया गया है बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल के लिए। ही सक्सीड अंतानु कुमार दास की जगह यहां पर लेंगे, ओके, जिनका टेन्योर ऑलरेडी यहां पर एंड हो चुका है, तो उनकी जगह अब आए हैं रजनीश कर्नाटक जी। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट बैंकिंग सेक्टर में एक बार पढ़ लेते हैं, सारे आपको याद भी हो जाएंगे।
एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी बैंक के किसको बनाया गया था? शशिधर जगदीशन को। चेयरपर्सन पीएफआरडीए के दीपक मोहंती बनाए गए हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड बी गोप कुमार। एमडी ऑफ एलआईसी तबलेश पांडे एम जगन्नाथ। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक सुमन कटपालिया। हेड ऑफ सिटी कमर्शियल बैंक भानु वोहरा। इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ एलआईसी सिद्धार्थ मोहंती। ईडी ऑफ बंधन बैंक रतन कुमार केश। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वेना रोजफ। सीईओ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक टिम मायापोलस एंड द न्यू एमडी एंड सीईओ यूको बैंक अश्विनी कुमार। ये कुछ रिसेंट आपके अपॉइंटमेंट हैं आपके पास, ठीक है। ओके, सो ये है अपॉइंटमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, शशिधर जगदीशन, ये सारे के सारे रिसेंटली यहां पर जो अपॉइंटमेंट आए हैं। वेंकट स्वामी जगन्नाथन स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज स्टार हेल्थ सीईओ। सो यहां पर वेंकट स्वामी जगन्नाथन चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। इन्होंने अपनी पोजीशन से यहां पर स्टेप डाउन कर लिया, यानी कि आपके स्टेप डाउन यानी कि क्या हुआ है? रेजिग्नेशन दे दी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, आज शाम को मैं यहां पर एक सेशन लेने वाला हूं आपका बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेशन लेने वाला हूं शाम को, आ जाना क्लास में, लाइव सेशन होगा। बैंक जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं उस सेशन को लूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा। शाम को होगा 5 बजे या 6 बजे के तकरीबन होगा, ठीक है। MIT engineers developed injectable synthetic nanoparticles and polymer to stop the internal bleeding. Okay. So engineers at the Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, United States of America ने डिजाइन किया है 2 कंपोनेंट सिस्टम को, combination of synthetic nanoparticles and a polymer that can be injected into body and help from blood clots at the sites of internal injury. So MIT engineers ने डेवलप किया एक ऐसा synthetic nanoparticles polymer जिससे आपकी इंटरनल ब्लीडिंग जो है रुक सकती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो रुक सकती है यहां पर आपकी। और ये यहां पर हाल ही में इंजीनियर्स एट मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यहां पर आपका एक डिजाइन किया है 2 कंपोनेंट सिस्टम को, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स एंड अ पॉलीमर। ओके, सो इसको किया गया है यहां पर MIT इंजीनियर्स डेवलप इंजेक्टेबल सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स। ओके, किसने किया है? ये एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है। शशि शेखर वेम्पाती पूर्व प्रसार भारती के सीईओ, इन्होंने बुक रिलीज की है जिसका टाइटल है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ये एक बुक आई है और हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पाती पूर्व सीईओ हैं प्रसार भारती के। रिसेंट बुक्स एंड ऑथर्स, हाल ही में कुछ ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स आपके सामने थे, उनके नाम दे रखे हैं। पुष्करालू फेस्टिवल रिटर्न्स टू गंगा आफ्टर 12 ईयर्स। सो 12 साल बाद जब यहां पर जो बृहस्पति है वो यहां पर आपकी एंटर हो जाता है आपका पुष्करम, हेंस इट कम्स आफ्टर 12 ईयर। ये बेसिकली यहाँ पर जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो आपके ग्रह नक्षत्र की चाल इधर से उधर बदलती रहती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई ऐसी दिशा कुछ ऐसी पैदा हो जाती है, उसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसी आती है जब यहाँ पर पुष्करालू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और वो 12 साल बाद होता है। और वो यहाँ पर गंगा में अब 12 साल बाद आ चुका है। पुष्करम हर 12 साल में एक बार भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय पुष्करालू उत्सव वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और यह 12 पवित्र नदियों की पूजा करने के लिए समर्पित है। सो यहां पर 12 जो नदियां हैं उनकी यहां पर पूजा की जाती है और वो नदियां हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु, परनीता। याद रख लेना सारे के सारे नाम, ठीक है, याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बचपन से हम नदियों के नाम पढ़ते आ रहे हैं। आई डोंट थिंक आपको याद करने में दिक्कत आएगी। 12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के 12 नाम याद रख लेना, ठीक है। कहां पर आयोजित हुआ है ये भी याद रख लेना, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है, ये याद रखना है। नाम क्या है? पुष्करम, पुष्करालू फेस्टिवल, ये यहां पर आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर पे चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 29 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे। और ये हुआ आज का सेशन यहां पर कंप्लीट। मेरा कोर्स नया द बैंकिंग ब्लूप्रिंट
कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का बेसिक से एडवांस में शुरू हो रहा है 4 मई सुबह 6 बजे से, जिसकी प्राइसिंग आपको 699 रुपीज दिखाई दे रही है। अगर आप नीति कोड लगाएंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट 4 मई के बाद 5% का हो जाएगा। तो इसलिए अगर परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। इस QR कोड को स्कैन करके परचेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया गया है, वहां से परचेज कर सकते हो इस कोर्स को। अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस है तब आप मोस्ट वेलकम, आपको कोई अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्लास में आना है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं। ओके, सो ये था आज के सेशन में, इतना ही। उम्मीद करता हूं आप मेरे सेशन में जरूर मुलाकात करेंगे। 6 बजे सुबह 4 मई को ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल में करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 4 मई से लेकर 21 जून तक कोर्स चलेगा। आपके किसी भी बैंक एग्जाम में ये कोर्स आपके यूजफुल है, चाहे वो RBI हो, चाहे RBI असिस्टेंट हो, या फिर आपका RRB हो, PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, सभी में आपके लिए बैंकिंग ब्लूप्रिंट जो है बहुत ही काम आने वाला है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सेशन पसंद आया, कितना पसंद आया जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज आपने क्या क्या कंसेप्ट सीखा मुझसे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। बढ़िया लगा। आज हमने 2 कंसेप्ट सीखे। बैंकिंग का कंसेप्ट बड़ा अच्छा सीखा था, और एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया, जीरो शैडो का। देखते हैं किस किस को पसंद आया, कमेंट सेक्शन में कौन कौन बताएगा। लेट्स सी। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, करना ना करना आपकी इच्छा है, मेरा काम है कहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में रात को 10 बजे। इसी क्लास के क्विजेज होते हैं, वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @KCartPal सर्च करके, जहां पर आपको इस क्लासेस की PDFs मिल जाती हैं। ओके, चलो, थैंक यू। शाम को मिलते हैं वैसे एक बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन में, ठीक है। टाइमिंग मैं इन्फॉर्म कर दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूं। 4 तारीख का क्लास अटेंड करूंगा तब भी। आज ये बच्चा करंट अफेयर्स है, वो बैंकिंग अवेयरनेस है। दोनों जनरल अवेयरनेस के पार्ट होते हैं। करंट अफेयर्स यहाँ पर होती है, बैंकिंग अवेयरनेस अनअकैडमी प्लस पे होती है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट है एस्पेक्ट्स।